अब चालू है। इसकी फाइल बना दिया करो, है ना। सुने, आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका बैच ही आज से स्टार्ट है, ये मानो आप। और बैच आज से स्टार्ट है और हम आज पढ़ाएंगे क्यूब एंड डाइस। क्या पढ़ाएंगे भाई? क्यूब एंड, क्यूब को क्या कहते हैं, डाइस को क्या कहते हैं? कल भी बताया था, आज सुन लो। कल केवल 5-10 मिनट की क्लास हुई थी। कल स्टार्ट करना नहीं था, वो शिक्षक दिवस से पहले कुछ थोड़ा पढ़ा दिया था। बैच स्टार्ट आपका आज से है। क्लियर सी बात है। क्यूब कहते हैं घन को, डाइस कहते किसको कहते हैं भाई? पासे को। ठीक है। अब हम डाइस की अगर हम बात करें तो ये वर्ग है। क्या है भाई? वर्ग। और इसकी डेफिनेशन है ऑल साइड्स आर इक्वल। चार भुजाएं क्या होती है? बराबर। एक वर्ग और बना दूं और कोनों को मिला दूं। किसको मिला दूं? कोनों को। तो एक ऐसी आकृति बन चुकी है जिसकी सतह, फलक, किनारे जिसको कहेंगे हम लाइन, कोने जिसको क्या कहेंगे? कॉर्नर्स, और सतह को कहते हैं सरफेस। किनारे को एज भी कहते हैं, एज। ये वर्ग से मिलके ऐसी आकृति बन चुकी है जिसकी सतह कितनी है? एक ऊपर वाली, दो नीचे वाली, तीन इधर, चार उधर, पांच आगे वाली और छह पीछे वाली। तो सतह कितनी होगी? सरफेस कितनी हो गई? छह। ठीक है। किनारे, किनारे मतलब लाइन। ये किनारे देखो, एक किनारे, किनारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारे कितने होंगे? 12। कोने कितने होंगे भाई? तो आप कहोगे सर चार कोने तो ऊपर और चार ही कोने नीचे। कोने कितने हो गए? क्लियर सी बात है। तो ये जो आकृति है ना, ये स्क्वायर से मिलके बनी हुई है। किससे? स्क्वायर से मिलके बनी हुई है, इसलिए ये आकृति हो गई स्क्वायर बॉक्स। कैसी हो गई? स्क्वायर बॉक्स। मतलब वर्ग से मिलके बनी हुई है, तो ये वर्गाकार आकृति हो गई। और वर्गाकार वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर से आकृति बनी हुई है। इसलिए इसकी आकृति जो छह है ना, जो सतह इसकी जो छह है ना, छह की छह बराबर होंगी आपस में। जितनी बड़ी ये सतह है उतनी ही बड़ी ये सतह है, उतनी ही बड़ी ये सतह है। इसकी जो छह सतह हैं वो सब आपस में बराबर हैं। ठीक है ना। बराबर क्यों है? क्योंकि आकृति वर्ग से मिलकर बनी हुई है। वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चार भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, इसलिए इसकी जो सतह है ना, वर्गाकार आकृति की जो सतह होंगी वो सब बराबर होंगी। किनारे कितने इसके? 12। तो 12 के 12 किनारे इसके बराबर हैं। जितना बड़ा ये किनारा है उतना ही बड़ा ये किनारा है। और कोने तो सबके ही बराबर होते हैं, है ना। तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जब इन क्वेश्चनों को करेंगे तो ऐसे यूज में ले सकते हैं कि अगर ऐसा क्यूब में काम आएगा, पहले मैं डाइस कराऊंगा, तो क्यूब में ये बहुत सारा काम कैसे आएगा। मैं ऐसे कह दूं ऊपर वाली सतह पर 9 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? अगर ऊपर वाली सतह पर 9 काम हो रहा है तो भैया पूरी सतहों का काम बताओ। तो आप कहोगे सर इस पर 9 काम हो रहा है तो दूसरी सतह पर भी 9 ही होगा, तीसरी सतह पर ही 9 ही होगा, फिर 9 होगा, फिर 9 होगा और फिर 9 होगा। सर ऐसे कैसे पता चला? इसकी सारी सतह इक्वल हैं क्या? बोलो। सारी सतह बराबर हैं। सतह कितनी है टोटल? 6। तो एक सतह पर 9 काम है तो 2 3 4 5 6, 9 इंटू 6 करोगे तो कितने होंगे? 54। इसका मतलब टोटल काम इसका 54 होगा। कितना होगा? 54। ये कॉन्सेप्ट है, बिना ट्रिक के करेंगे ऐसे सवालों को हम। सारी सतह बराबर, वर्गाकार आकृति है, सारी सतह बराबर, एक सतह पर 9 काम तो कुल सतह होती है 6, 9 गुणा 6 करेंगे तो 54। एक सतह पर 25 काम तो कुल सतह होती है 6, 25 की 150 काम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो हो गया सतहों के कारण काम। दूसरा किसके कारण होगा? किनारे के कारण, लाइन के कारण। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें लाइन कितनी है टोटल? 12। पता है सब लाइन बराबर हैं।
सब लाइन बराबर हैं, सब लाइन बराबर हैं, जितनी बड़ी ये लाइन है ना उतनी बड़ी ये है, उतनी बड़ी ये है, उतनी बड़ी ये है और उतनी बड़ी ये है, सारी लाइन बराबर हैं। अगर मैं ऐसे कहूं इस लाइन पर 3 काम है, कितने काम है? तो कुल लाइनों का काम बताओ। एक लाइन पर 3 काम, कुल लाइन 12 और 12 × 36 काम हो जाएगा क्या टोटल काम? बोलो, है ना? मैं कहूँ अगर एक लाइन का 5 काम है तो कुल लाइनों का काम निकालो। एक लाइन का 5 काम तो ये होगा 12 × 5 करेंगे तो कितना होगा? 60। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या किससे फायदा हुआ? ये वर्गाकार आकृति है तो सारी चीज बराबर है, तो हमें सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं, एक चीज को देख लो और उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक बात है ना? अब मैं अगली आकृति अगर बना दूं आयत, रेक्टेंगल बना दूं आयत, देखें इसकी डेफिनेशन है आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। वर्ग जो वो जो आकृति थी ना वर्ग, उसकी डेफिनेशन थी चारों भुजाएं बराबर। वर्ग की डेफिनेशन है चारों भुजा बराबर, मतलब जो काम यहां होगा वो सब जगह होगा, अगर इस टॉपिक के सेंस में बात करूं। पर आयत में जो काम यहां होगा वो सब जगह होगा क्या? नहीं सर, ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है ना? एक रेक्टेंगल और बना दूं, रेक्टेंगल मतलब आयत, एक आयत और बना दूं, अगर एक आयत और बना दूं और कॉर्नर्स को मैच करा दूं, तो ये आकृति और वो आकृति सेम है, आपको पता हो तो। इसमें भी 6 सतह, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी किनारे 12 और इसमें भी कोने कितने? 8। इसमें भी 6 सतह हैं, उसमें भी 6 सतह हैं, इसमें भी किनारे 12 हैं, उसमें भी किनारे 12 हैं, इसमें भी कोने 8 हैं, उसमें भी कोने कितने? 8। जो अंतर है वो ये है कि सर ये रेक्टेंगल से बनी हुई है, रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगुलर बॉक्स। मतलब ये आयताकार आकृति हो गई। कैसी आकृति हो गई? आयताकार आकृति हो गई, आयताकार आयताकार आकृति हो गई। वो वर्ग से मिलके बनी हुई है तो वर्गाकार है, और ये आयत से मिलके बनी हुई है तो कैसी होगी? आयताकार। उसकी सारी सतह बराबर होती है। एक सतह पर अगर 9 काम है तो कुल सतह का काम निकाल सकते हैं, 9 × 6 करेंगे तो 54। पर इसकी अब मैं कह दूं इस सतह पर 9 काम है तो मैं ये कह सकता हूं इस पर 9 काम है तो इस पर भी 9 काम होगा, आगे वाली पर भी 9 को होगा और उधर वाली पर भी 9 होगा। पर इस पर 9 होगा, ये है क्या बात? नहीं। कुछ सतह इसकी बड़ी है, कुछ सतह छोटी है, तो इसकी सारी सतह बराबर होंगी क्या? नहीं। इसके सारे किनारे बराबर होंगे क्या? नहीं। है ना? 6 सतहों से बंद आकृति अगर वर्गाकार हो तो उसको कहते हैं अपन घन। क्या कहते हैं भाई? घन। और अगर ऐसी आकृति आयताकार हो तो उसको मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे घनाभ। है ना? घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। और इसको इंग्लिश में कहेंगे क्यूबॉइड। क्लियर? थोड़ा सा लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, टॉपिक डालो क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस लिखो, ये बैग हटाओ। 6 सतहों से बंद, 6 सतहों से बंद, 6 सतहों से बंद वर्गाकार आकृति को 6 सतहों से बंद वर्गाकार आकृति को घन कहते हैं। 6 सतहों से बंद वर्गाकार आकृति को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। ठीक है, पहले वो आकृति उतारो फिर इसको उतारो। एक डब्बा था, वो कल वाला कहाँ है? वहीं से फेंक दो।
बढ़ जाए आगे, बोलो। दोनों आकृति उतार लेना, वो घन है और ये क्या है घन वर्गाकार होती है और ये क्या होती है आयताकार। ठीक है, देखो सुने, चलो पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। लिखो लिखो, एक घन की एक साथ अधिकतम, एक घन की एक साथ अधिकतम, एक घन की एक साथ अधिकतम 3 सतहों को ही देखा जा सकता है। कल लिखा दिया क्या? लिख लो जो कल नहीं आए थे। एक घन की एक साथ अधिकतम 3 सतहों को ही देखा जा सकता है। एक घन की एक साथ अधिकतम 3 सतहों को ही देखा जा सकता है। कितनी सतह देखी जा सकती हैं? 3। आगे लिखो, जो सतह एक साथ दिखाई देती हैं, जो सतह एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के, वो कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। वो कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। अर्थात पड़ोसी सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। अर्थात पड़ोसी सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। और विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। अब इधर देख लो मैंने लिखा है क्या है देखो भाई, ये घन है या घनाभ है? ये घनाभ है, क्योंकि आयताकार आकृति है। कैसी है? तो घन हो चाहे घनाभ हो, सतह तो 6 ही होंगी। किनारे कितने होंगे और कोने कितने होंगे? घन और घनाभ में वैसे कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है, घन होता है वर्गाकार और घनाभ कैसा होता है? आयताकार। इसके अलावा कोई अंतर है क्या? नहीं। तो सतह होती है 6, 1 2 3 4 5 6। सतह कितनी हो गई? 6। सतह होती है 6। किनारे कितने होते हैं? 12। 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। 4 किनारे तो हो गए आगे, 4 किनारे बीच में, 1 2 3 और 4। 4 किनारे पीछे, 1 2 3 4 तो 4 किनारे आगे, 4 किनारे बीच में और 4 किनारे पीछे। 4 4 2 8 और 4 3 कितना? 12। किनारे कितने हो गए? 12। क्लियर सी बात है क्या? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिट सतह कभी दिखाई देती नहीं है। इसके अपोजिट ये है क्या? इसके अपोजिट और इसके अपोजिट ये। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो एक ही सतह दिखाई देती है। अगर किसी भी घन को सतह से देखें तो एक ही सतह दिखाई देती है। अगर किसी भी घन को किनारे से देखें तो 2 सतह दिखाई देती है। और अगर किसी भी घन को कोने से देखें तो 3 सतह दिखाई देती हैं। कितनी सतह? कोने से कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3। किनारे से 2, सतह से 1। कहीं से भी देख लो आप, किसी भी स्थिति में 3 से ज़्यादा सतह एक साथ दिखाई दे नहीं सकती। और 3 सतह कहाँ दिखाई देती हैं? कोने पर। समझ में आ गया? किसी भी स्थिति में देख लो, विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती। अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो ये दिखाई नहीं दे रही होगी। अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो ये दिखाई नहीं दे रही होगी। अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो ये दिखाई नहीं दे रही होगी। मैंने आपको 3 सतह दिखाई, देखो ये 3 सतह आपको दिख रही होंगी, 1 2 3। तो 3 जो आपको ये सतह दिख रही हैं, अच्छा इसके विपरीत दिख रही है क्या? इसके विपरीत दिख रही है क्या? और इसके विपरीत दिख रही है क्या? विपरीत सतह कभी दिखाई देती हैं क्या? नहीं। अब जो आपको ये 3 सतह दिख रही है ना, ये आपस में विपरीत हो सकती है क्या? इसके विपरीत ये नहीं है ना,
इसके विपरीत ये नहीं हो सकती और इसके विपरीत ये नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के बात हमारी ये समझ में आई, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई देती नहीं है। एक साथ अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3, और वो कहाँ दिखाई देती है? कोने पर। और जो एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी आपस में अपोजिट नहीं होती हैं। तो ये तो हो गया घन और ये हो गया पासा, ये हो गया घन और ये हो गया घनाभ। क्लियर सी बात है क्या? अब मैं आपसे बात करूं कि भाई पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है? डाइस, व्हाट विल बी द डाइस? पासा क्या होगा? तो मैं आपसे ऐसे कहूंगा कि भाई पासा घन होगा या घनाभ होगा? देखो पासा खेलते हैं हम, पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो पासा ऐसी आकृति होनी चाहिए कि जितनी संभावना 1 ऊपर आने की हो उतनी आकृति 6 आने की हो, उतनी संभावना 2 हो, उतनी संभावना 3 हो, उतनी संभावना 4 हो, उतनी संभावना 5 हो। अगर हम घनाभ, ये घनाभ है या घन है? घनाभ। अगर हम इसको पासा मानेंगे ना और नंबर डले हुए इस पर 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं ऐसे पटकूं तो ऐसे आने की संभावना इसकी कम है या नहीं है? ऐसे और ऐसे आने की इसकी संभावना कम है ना, ये ऐसे आएगा, ये कैसे भी आ जाए। इसको ऐसे पटकूं तो ऐसे कम आएगा, ये गिर जाएगा। बोलो, और जब ऐसे इसकी संभावना कम है तो इसको पासे के रूप में खेला जा सकता है क्या? नहीं। अगर मैं पासा मान लूँ और यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 और 4, तो मैं इसको पटकूंगा ना तो तुम में से एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा 3 और 4 आएगा। तुम्हें पता है इसके ऊपर आने की संभावना कम है। अरे हाँ या ना? तो आप कहोगे सर इससे क्या पासा खेल रहे हो? आप वर्गाकार आकृति लो जिससे सारी सतह ऊपर बराबर आ सकती है। अरे हाँ या ना? तो पासा हमेशा वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्गाकार आकृति को घन कहते हैं, तो घन को ही पासा कहते हैं। अगर घन की सारी सतहों को कोई स्पेशल नाम दे दें तो वो क्या हो जाएगा? पासा हो जाएगा। मैंने नाम देने की कहा है, नंबर देने की नहीं कहा है। नंबर तो हम खेलने वाले पासे में देते हैं। चाहे नंबर दे दो, चाहे अल्फाबेट दे दो, चाहे चिन्ह दे दो, चाहे एक आध सतह को खाली छोड़ दो, वो पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पासा। तो सबसे पहले हम डाइस से स्टार्ट करेंगे। और डाइस हैज 2 टाइप्स। डाइस के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है डाइस साधारण, साधारण पासा, और एक कौन सा पासा होता है? मानक पासा। साधारण पासे को इन इंग्लिश वी कैन से सिंपल डाइस, और इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। नोट करो भाई। टॉपिक पहले डाइस से स्टार्ट होगा। डाइस में 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और एक मानक। बढ़ जाए आगे, बोलो। अब सुने साहब, कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन में डाइस कौन सा है? ये डाइस है, ये है, या ये है? इसका कैसे पता चलेगा? तो एक ही बार में सुन लें, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसको क्वेश्चन में देगा तो इसको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। क्या करेगा? मतलब वो कहेगा कि भैया नीचे दिया हुआ पासा कौन सा पासा है? मानक पासा। समझ में आ गया? और मानक पासा वो होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। मतलब इधर और उधर को जोड़ें तो 7 होना चाहिए। तो 1 के अपोजिट कितना होगा? 2 के क्या होगा? और 3 के क्या होगा? क्योंकि योग 7 होना चाहिए। 6 और 1 कितना हो गया? 5 और 2 कितना? और 4 और 3 कितना? समझ में आ गया? तो मानक पासा अगर वो क्वेश्चन में देगा तो 2 बात कहेगा। या तो ऐसे कहेगा नीचे दिए हुए पासे की विपरीत सतहों का योग कितना है? 7। तो वो कौन सा पासा है? मानक पासा। या वो ऐसे कहेगा नीचे दिया हुआ पासा कौन सा पासा है? मानक पासा। 2 में से एक बात कहेगा। तो है वो मानक पासा। और वो कुछ नहीं कह रहा है तो हर पासा कौन सा होगा? साधारण। अगर कुछ भी नहीं कह रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है सर ये मानक पासा है या नहीं है। उसने डायरेक्ट कह दिया 3 के विपरीत बताओ, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये मानक है या नहीं है। अरे मानक होता तो वो कह देता। समझ में आ रहा है? जब नहीं कह रहा तो इसका मतलब वो साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखें, नीचे दिए हुए पासे में
नीचे दिए हुए पासे में 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा? नीचे दिए हुए पासे में 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा? नीचे दिए हुए पासे में 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा? अब देखो इसको कैसे बनाओगे, इधर देखो, इसको ऐसे बनाओ, 2 लाइन खींचो बराबर, 2 लाइन बिल्कुल इक्वल खींचो, ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, और अंदर वाई बना दो, वाई वाई। हर आकृति ऐसी बनेगी। अब देखो 2 लाइन खींचो, ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद कर दो, अंदर वाई बना दो, एक्स वाई जेड वाई। क्लियर? देखें, केवल शून्य का काम है आपका, केवल शून्य का काम है। इधर देखो भाई, ये कह रहा 3 के विपरीत क्या है, तो पहली बात तो ये है, जो भी आकृति होगी वो कोना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ये जो भी आकृति है वो कोना दिखाई देगी। और कोना ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि कोने पर ही अधिकतम सरफेसों को देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? क्योंकि 3 सतह कोने पर ही तो दिखाई देती हैं। अरे हाया ना, तो हमेशा कोना दिखाई देती है। तो ये कोई पासा है, उसका कोना दिखाई दे रहा है, और उस पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 1 6। ये कोना दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6। और वो ऐसे पूछ रहा है भैया 3 के अपोजिट क्या होगा? किसके अपोजिट? तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3 के अपोजिट तो यहाँ होगा। अरे हाँ या ना? और ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो आप कहोगे सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। बोलो। पर सर इतना बता सकते हैं 3 के अपोजिट 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 के अपोजिट 1 होता तो यहाँ के बजाय यहाँ होता। 3 के अपोजिट अगर 1 होता तो यहाँ के बजाय यहाँ होता ना। तो आप कहोगे सर 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 3 के अपोजिट 6 हो सकता है क्या? क्योंकि भैया 6 होता तो यहाँ के बजाय क्या होता? यहाँ। या दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो सतह एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी अपोजिट हो सकती हैं क्या? क्योंकि अपोजिट सतह कभी साथ में दिखाई नहीं देती। तीसरी भाषा में ऐसे भी कह सकता हूँ, पड़ोसी सतह कभी अपोजिट हो सकती हैं क्या? इसके पड़ोस में ये आ रही है तो यह कभी अपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि अपोजिट सतह पड़ोस में ना आके विपरीत आती है। तो 3 के अपोजिट ना तो 1 होगा ना 6 होगा, ना 3 के अपोजिट ना तो 1 होगा ना 6 होगा। तो यहाँ क्या लिखा हो सकता है? सर देखो 2 लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, और 5 लिखा हो सकता है। बोलो। तो इसका आंसर आएगा 2 4 या 5। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, सुनते रहे। 2 तरह से ऑप्शन में पूछ सकता है 3 के अपोजिट क्या है, दोनों में पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या है। 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, और यहाँ क्या आ रहा है? तय नहीं कर सकते। क्या आ रहा है यहाँ? तय नहीं कर सकते। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, 2 4 5, 2 4 5 में से ये आंसर आ जाएगा क्या? या तो ऐसे ऑप्शन देगा वो, वैसे ऑप्शन देगा। तो वही कह रहा 3 के अपोजिट क्या होगा? 2 आ तो सकता है पर जरूरी है क्या? 4 आ तो सकता है पर जरूरी है क्या? 5 आ तो सकता है पर जरूरी है क्या? अब इन तीनों में से आएगा एक। अब कौन सा आएगा ये हम तय कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कहेंगे हम तय नहीं कर सकते। क्या कहेंगे भाई? तय नहीं कर सकते। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे। इसके बाद कैन से सी ले लेंगे, नॉट से एन ले लेंगे, और डिटरमाइन से डी ले लेंगे। इसके बाद कैन नॉट डिटरमाइन या तय नहीं कर सकते, वो कहेंगे सी एंड डी। क्या कहेंगे? सी। नोट करो फटाफट। बढ़े आगे। बोलो। ये हो गया सबसे सिंपल वाला, मतलब सबसे पहला स्टेप हो गया। ठीक है, लेके आओ क्वेश्चन आगे। नीचे दिए हुए पासे में इन गिवन डाइस, नीचे दिए हुए पासे में
4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? व्हाट विल बी द अपोजिट सरफेस ऑफ 4? 4 के विपरीत क्या होगा? नीचे दिए हुए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? क्लियर? अब सुने, मुझे एक चीज बताओ, ये एक पासा है या दो पासे हैं? गलत, ये एक ही पासे के दो कोने दे रखे। एक ही पासे के कितने कोने? दो। ये क्या पूछ रहा है? पेन नहीं चलाओगे, केवल इधर देखने का काम है आपका। ये कह रहा नीचे दिए हुए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत तो एक ही पासे में बता सकते हैं ना। अरे दो पासे में तो 4 के विपरीत इस पासे में अलग होगा, उसमें कुछ अलग होगा, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन में एक ही पासा आता है। कितने पासे आते हैं? रेयर कंडीशन में एक से ज्यादा आएंगे, जब वो क्वेश्चन में कह देगा 3 अलग अलग पासे दे रखे हैं, क्लियर कह देगा वो। अरे नहीं, अरे बात समझ में? तो एक ही पासा आता है। अब ये आकृति दो रखे हैं, इसका मतलब दो कोने दे रखे हैं। सपोज करो ये पासा है, तो एक तो ये कोना दे दिया हो और एक ये कोना दे दिया हो। समझ में आ रहा है क्या? 3 आकृति भी दे सकता है, 1 2 3। कितनी आकृति दे सकता है टोटल? कितनी कितनी? 8। क्यों? क्योंकि कोने कितने होते हैं? 8। कोने तो देता है ये। अरे क्या देता है? कोने कितने होते हैं? तो 8 आकृति नहीं दे सकता क्या? 8 देगा नहीं कभी। नॉर्मली 3 4 5 इससे ज़्यादा कभी एग्जाम में देखी गई नहीं है, है ना। पर वो 8 भी दे दे तो भी कोई दिक्कत है क्या? जितने ज़्यादा कोने उतना सरल सवाल, जितनी ज़्यादा आकृति उतना सरल सवाल। अब आप सुनते रहेंगे, जब भी एक से ज़्यादा कोने आएंगे, जब भी एक से ज़्यादा कोने आएंगे तो अपन कॉमन सतह देखते हैं। भाई क्या देखते हैं? कॉमन सतह देखते हैं। या तो एक सतह कॉमन मिलेगा आपको, वन सरफेस कॉमन, या दो सतह कॉमन मिलेगा, दो सतह कॉमन। और या क्या मिलेगा बताओ? बोलो। एक भी सतह कॉमन ना हो। या तो एक सतह कॉमन मिलेगा, या दो सतह कॉमन मिलेगा, या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि एक भी सतह कॉमन नहीं हो। अगर एक सतह कॉमन होगा, अगर एक सतह कॉमन होगा तो आपको कॉमन सतह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। और अगर दो सतह कॉमन होंगे तो क्या करेंगे? दोनों कॉमन सतहों को आपस में, बोलो, काट देंगे। ठीक है। अच्छा, एक भी सतह कॉमन ना हो, एक भी सतह कॉमन ना हो तो क्या करेंगे? इसको बाद में बताएंगे। इसकी चर्चा बाद में करेंगे जब इसकी बात आएगी। सुन लें इधर ध्यान से। मुझे एक चीज बताओ, एक सतह कॉमन है या दो सतह कॉमन है? सर देखो, 4 कॉमन नहीं है, उधर नहीं है 4, 3 नहीं है, 2 है उधर। क्या है भाई? 2। तो एक ही सतह कॉमन है। और जब एक सतह कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं भाई? कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में जाते हैं। किधर जाते हैं? घड़ी की दिशा में। तो कॉमन सतह इसमें 2 है, 2, एक सतह कॉमन है। अच्छा, घड़ी की दिशा ऊपर चलेगी या नीचे? नीचे। इधर चलेगी या इधर? इधर चलेगी सर। तो आप कहोगे सर कॉमन को लिख लो आप। इस कॉमन से गए तो पहले क्या आया, फिर क्या आया? तो पहले 4 लिखो, फिर 3 लिखो। याद रखना, इसमें पूरा सीक्वेंस का ही खेल है। किसका खेल है? सीक्वेंस का। 2 से जा रहे हैं तो पहले 4 आ रहा है तो 4 ही लिखना है, 3 आ रहा है तो 3 ही लिखना है। और इधर 2 से गए तो पहले क्या आ रहा है? 1, तो 1 ही लिखना है और फिर 6 ही लिखना है ना। कोई कहे सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा।
इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, हम सीक्वेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? सीक्वेंस। क्या देखते हैं? सीक्वेंस। या तो इधर से सीक्वेंस देख लो, जब इसमें इधर से देख रहे हैं तो दोनों में ही जितने हैं सब में इधर से देखनी पड़ेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो सब में ही एंटी क्लॉकवाइज देखनी पड़ेगी। क्लियर सी बात है क्या? ऊपर नीचे जो अंक आएंगे वो आपस में अपोजिट होते हैं, तो ऊपर नीचे अंक कौन कौन से आ रहे हैं? 3 और 6 आ रहे हैं, और 4 और 1 आ रहे हैं। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? और 4 के अपोजिट क्या होगा? 1। अब कोई कहे सर 2 के अपोजिट क्या होगा? तो बेटा 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता ना, 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम तो नहीं होगा। पर 2 के अपोजिट, मुझे एक चीज बताओ, 2 के अपोजिट ये 4 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 के अपोजिट 4 होता तो यहां के बजाय यहां पे आता। पड़ोसी सतह कभी अपोजिट होती है क्या? नहीं। नेबर सरफेस कभी अपोजिट नहीं होती। 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 6। आप वैसे भी काट सकते हो, 3 और 6 आपस में अपोजिट हैं तो ये 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। 4 और 1 आपस में अपोजिट है तो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 5, एक ही सतह बची क्या? कौन सी सतह बची? तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। तो इसका आंसर आएगा 2 के अपोजिट 5। ये बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? अब एक लाइन लिखा रहा हूं, दो इतना काम आने वाली है आगे टफ सवालों में, इतने बड़े सवालों को इतना सा कर देगी छोटा सा। ये पता जब चलेगी जब यूज करेंगे हम कल इस लाइन को। अभी बस केवल सुन लो। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं, ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें लाइन है भाई, कॉमन के जो अपोजिट होगी ना हमेशा, वो होगी इनविजुअल सरफेस। इनविजुअल, इसका मतलब कॉमन के अपोजिट जो होगी वो क्या होगी? इनविजुअल का मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है। ये टफ सवालों को छोटा सा कर देगी बिल्कुल। कॉमन क्या है दोनों में? तो 2 के अपोजिट क्या है? 1 से 6 तक की ऐसी कौन सी संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है? इन दोनों में देखो, 1 दिखाई दे रहा है, 2 3 4 5 नहीं है, 6। तो इसका मतलब 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉमन के अपोजिट 5 होगा। क्लियर सी बात है? नोट कर लो फटाफट। इसको भी लिख लेना भाई। साइलेंट कर लिया करो फोन को आते ही, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, साइलेंट कर लिया करो। क्लास का अनुशासन जितना बढ़िया रहेगा उतना आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। जितना ही अधिक सीख पाओगे, जितना क्लास का अनुशासन बढ़िया रहेगा। और मैं तो ये समझता हूँ स्टूडेंटों को केवल अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए बस। माँ बाप बेचारे पता नहीं कैसे कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, केवल पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। पढ़ाई करो, 6-7 महीने में, साल भर में नौकरी ले लो, बस ज़िंदगी में मज़े ही मज़े। और ये समय अगर आप वैसे गुजार दोगे, पूरे जीवन ठोकर ही खानी है। दोनों हाथ आपके हाथ में, दोनों काम। नहीं है?
अभी वेट, मिटा दें, बोलो। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं 80 के अपोजिट क्या होगा? 80 के अपोजिट क्या होगा, बोलो। हम्म, तो आपको ऐसे करना चाहिए सर, दोनों में एक सतह कॉमन है, दो, बोलो। एक सतह कॉमन होती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं क्या? तो 80 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो 80 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 50 आया, और क्या आया पहले? 50, 30, और इधर क्या आया पहले, और फिर क्या आया? तो 30 के अपोजिट, और 50 के अपोजिट, और 80 के अपोजिट। 80 तो नहीं होगा ना, तो आप ऐसे कहोगे सर जो ये 80 है ना, इसके अपोजिट देखो 50 और 30 में से तो हो नहीं सकता, और 80 के अपोजिट ना 10 हो सकता और ना क्या हो सकता भाई, 15। तो 1 2 3 4 5, एक ही सतह बची क्या? अगर ये 1 से लेके 6 तक के नंबर होते तो 1 से 6 तक के नंबरों में फिक्स रहता है, 1 के बाद 2 आना है, फिर 3 आना है, फिर 4 आना है, 5 आना है, 6 आना है, तो जो बच जाता है वो आंसर दे देते। अब ये संख्या रैंडमली पुट की गई है, रैंडमली का मतलब है किसी को भी उठा लिया है, बोलो। तो इसका मतलब ये श्योर है कि इनको छोड़ के कोई नया अंक आएगा क्या? अरे हाँ या ना? और वो कौन सा आएगा ये हम तय नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना? वो कौन सा आएगा इसको हम तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई सा भी हो सकता है। ऑप्शन देख लें, कि भाई 80 के अपोजिट क्या होगा? 80 के अपोजिट 50 हो सकता है क्या? 80 के अपोजिट 50 हो सकता है क्या? सर 50 तो इसके बगल में ही आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 15 हो सकता है क्या? सर इसके बगल में ही आ रहा है, ये 15 भी नहीं हो सकता। 30 हो सकता है क्या? सर ये तो बगल में ही आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ या ना? तो आप कह दो सी एंड डी तय नहीं कर सकते, हम नहीं तय कर सकते कौन सा आएगा, सही है क्या? और मैं कह दूं 45, सर 50 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, 30 आएगा नहीं, 45 नया है क्या? तो आ सकता है क्या? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 45। इस कंडीशन में 45 होगा, और इस कंडीशन में आएगा तय नहीं कर सकते। पेपर में अगर आएगा तो ज़्यादा चांस ऐसे ऑप्शन आने की है, ठीक है। 3 ऑप्शन पड़ोसी दे देगा, एक ऑप्शन नया दे देगा, तो जो नया होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? नोट करो फटाफट। ये क्वेश्चन करके लाना है आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, देख लो, 20 40 60, और 60 30 18, और वो 55 के अपोजिट पूछ रहा है। इसके अपोजिट 55 के। कॉन्सेप्ट अगर हमारा ढंग से क्लियर हो जाए तो सेकंडों में आंसर दे सकते हैं हम, कुछ नहीं है। रटेंगे तो गड़बड़ बात होगी। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए तो ऐसे प्रत्येक सवाल को अपन फटाफट की स्थिति में कर सकते हैं।
उतार लिया, ये उतार लिया ना। इसमें 55 का अपोजिट बताना है। किसके अपोजिट? 55 का। क्लियर? उतार लिया। चलो बाकी कल।